हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है। तो कल हमने ज्योग्राफी की क्लास के अंदर उत्तर का जो विशाल मैदान है उसको कंप्लीट कर लिया था। ठीक है। तो जो उत्तर के विशाल मैदान का जो प्रादेशिक विभाजन था वो हमने कंप्लीट कर लिया था। तो प्रादेशिक विभाजन में कितने भागों में बांटा गया था उत्तर के विशाल मैदान को? 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। कौन कौन से 3 भाग थे वो? पहला था सिंधु का सिंधु का मैदान। सिंधु का मैदान। दूसरा था गंगा का मैदान। दूसरा क्या था? गंगा का मैदान। ठीक है। और तीसरा था ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान। तीसरा कौन सा था? ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान। ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान अपन ये पढ़ चुके थे, नदी का मैदान। ठीक है। और इस जो उत्तर के विशाल मैदान का जो प्रादेशिक विभाजन है, यहाँ पे अपना उत्तर का विशाल मैदान खत्म हो गया। देखो, जो सिंधु नदी का मैदान है इसके अंदर हमने बताया था कि दो आप पाए जाते हैं। दो आप क्या होते हैं? क्या पाए जाते हैं? दो आप। और दो आप क्या होते हैं? दो आप। दो आप होते हैं दो नदियों के बीच का क्षेत्र। दो नदियों के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? दो आप कहते हैं। तो सिंधु नदी के मैदान में सिंधु नदी में उसकी सहायक नदी कौन कौन सी होती है? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज द्वारा कितने दोआब बनाए जाते हैं? 5। कितने? 5 दोआब बनाए जाते हैं। और वो 5 दोआब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको याद रखना। ठीक है। वो 5 दोआब कौन कौन से हैं? पहला है सिंधु सागर दोआब। सिंधु सागर दोआब। सिंधु सागर दोआब। दूसरा है चाज दोआब। चाज दोआब। और तीसरा है रचना दोआब। रचना दोआब। चौथा है बारी या ऊपरी दोआब। बारी या ऊपरी दोआब। ऊपरी दोआब। और पांचवा और लास्ट जो है वो क्या है? विस्त दोआब। विस्त दोआब। यानी कि सिंधु नदी में उसकी सहायक नदियों द्वारा दोआब का निर्माण किया जाता है। दोआब क्या होता है? दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? दोआब कहलाता है। और कितने सिंधु नदी में उसकी सहायक नदी द्वारा कितने दोआब बनाए जाते हैं? 5 दोआब बनाए जाते हैं। ठीक है। और 5 दोआब कौन कौन से हैं? सिंधु सागर दोआब, चास दोआब, रचना दोआब, बारी या ऊपरी दोआब और विस्त दोआब। देखो, जो सिंधु सागर दोआब है ये किन दो नदियों के मध्य का दोआब है? देखो, सिंधु नदी में झेलम नदी के बीच का, सिंधु नदी में झेलम नदी के बीच, झेलम नदी के बीच जो दोआब का निर्माण होता है वो क्या है? सिंधु सागर दोआब। ठीक है। और जो चास दोआब है वो किन दो नदियों के बीच? चिनाब व झेलम नदी के बीच का जो क्षेत्र है वो कौन सा दोआब कहलाता है? चाज दोआब। ठीक है। और रचना दोआब कौन सा है? रे से रावी और चना से चिनाब। ये याद करने की थोड़ी सी याद रहे, उससे नाम से देख लेना। चाज जैसे, चिनाब जैसे, झेलम। ठीक है। रचना में रे से रावी और चना से चिनाब। ठीक है। ये थोड़ा याद करने की थोड़ी सी ट्रिक है। ठीक है। इसको बारी दोआब और ऊपरी दोआब है वो किन किन नदियों के बीच में? बारी यानी कि रावी और व्यास नदी के बीच। रावी और व्यास नदी के बीच का जो क्षेत्र है वो कौन सा दोआब कहलाता है? बारी दोआब। विस्त दोआब है व्यास और सतलज नदी, व्यास और सतलज नदी के बीच का जो क्षेत्र है वो कौन से दोआब के अंदर आता है? विस्त दोआब के अंदर। समझ में आएगा? यहाँ तक का हम सिंधु के मैदान के अंदर हमने पढ़ लिया था। उसके बाद में हमने देखा था जो गंगा का मैदान। गंगा का मैदान। गंगा का मैदान में हमने देखा था कि इसका विस्तार कहां से कहां तक? जो गंगा के मैदान का जो विस्तार है वो कहां से? यमुना नदी से लेकर, यमुना नदी की जो यमुना नदी जहां से निकलती है वो इसकी सीमा वहीं से शुरू हो जाती है गंगा के मैदान की, और बांग्लादेश तक का जो भी क्षेत्र है वो किसके अंदर आता है? गंगा के मैदान के अंदर। गंगा के मैदान को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कौन कौन सा? पहला है ऊपरी गंगा। दूसरा है
मध्य गंगा, मध्य गंगा, और तीसरा है वो है निम्न गंगा, निम्न गंगा, ऊपरी गंगा, मध्य गंगा और निम्न गंगा। जो ऊपरी गंगा के अंदर क्या आता है, ऊपरी गंगा के अंदर जो पश्चिमी यूपी है, पश्चिमी यूपी का जो भी क्षेत्र है, पश्चिमी यूपी, पश्चिमी यूपी का जो भी क्षेत्र है वो किसके अंदर आता है, ऊपरी गंगा के अंदर आता है। ठीक है, मध्य गंगा के अंदर क्या आता है, उत्तरी बिहार, उत्तरी बिहार, ज्यादातर इसका विस्तार ही पूछा जाता है, उत्तरी बिहार प्लस में पूर्वी यूपी, पूर्वी यूपी का जो क्षेत्र है वो किसके अंदर आता है, मध्य गंगा के अंदर आता है। ठीक है, निम्न गंगा के अंदर पूरा पश्चिम बंगाल आता है, पूरा पश्चिम बंगाल आता है। लेकिन इसमें मैंने एक नोट लिखवाया था कि दार्जिलिंग की जो दार्जिलिंग का पर्वतीय क्षेत्र, का पर्वतीय क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र और पश्चिम बंगाल का पुरुलिया जिला, पुरुलिया जिला जो है वो किसके अंदर नहीं आता है, वो निम्न गंगा के मैदान के अंदर नहीं आता है। ठीक है, इस बात को याद रखना, दार्जिलिंग का जो पर्वतीय क्षेत्र है और जो पश्चिम बंगाल का जो पुरुलिया जिला है वो किसके अंदर नहीं आता है, निम्न गंगा के क्षेत्र के अंदर नहीं आता है। ठीक है, तो अपन ने गंगा के मैदान के अंदर इतना ही पढ़ा था। उसके बाद में आता है ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान। ब्रह्मपुत्र नदी के मैदान को असम की घाटी या ब्रह्मपुत्र की घाटी भी कहते हैं। इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं, इसके जो अन्य नाम है वो है असम की घाटी, असम घाटी या ब्रह्मपुत्र की घाटी, ब्रह्मपुत्र घाटी। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि जो ब्रह्मपुत्र नदी का जो मैदान है वो तीनों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। वो क्या है, तीनों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है, इसी कारण इसको क्या कहते हैं, असम घाटी या ब्रह्मपुत्र घाटी। ये तीनों तरफ से पर्वत वे पहाड़ियों से घिरा हुआ है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, असम घाटी या ब्रह्मपुत्र की घाटी। समझ में आया। इसके बाद में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था और क्वेश्चन लिखवाया भी था। क्वेश्चन था दुनिया का सबसे बड़ा नदी पर बनने वाला द्वीप कौन सा है और कहाँ है, वे किस नदी पर है। देखो, दुनिया का जो सबसे बड़ा नदी पर बनने वाला द्वीप है वो है माजुली द्वीप। कौन सा है, माजुली द्वीप, याद रखना, माजुली द्वीप। और ये जो माजुली द्वीप है ये किस नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ये किस नदी पर है, ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। और कहां पे है, ये असम के अंदर है। ये कहां पे है, असम में। ये कहां है, असम के अंदर है। यानी कि दुनिया का जो सबसे बड़ा नदी पर बनने वाला जो द्वीप है वो कौन सा है, माजुली द्वीप है। कहां पे है, असम में है। और किस नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ठीक है, समझ में आएगा। इतना हमने पिछली वाली क्लास में पढ़ लिया था, यहाँ तक का हमें पिछली वाली क्लास में पढ़ लिया था। तो और जो उत्तर का विशाल मैदान है, जो उत्तर का विशाल मैदान है वो खत्म हो गया था। उत्तर का विशाल मैदान खत्म हो गया, विशाल मैदान अपन ने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, समझ में आएगा। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रायद्वीपीय पठार। तो हेडिंग डालना, प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार। इसमें लिखना
प्रायद्वीपीय पठार को प्रायद्वीपीय पठार को द्वीपीय पठार को पठारों का पठार कहते हैं। प्रायद्वीपीय पठार को पठारों का पठार भी कहते हैं। पठारों का पठार भी कहते हैं। अब इसको पठारों का पठार क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो जो प्रायद्वीपीय पठार है, प्रायद्वीपीय पठार के अंदर बहुत सारे पठार पाए जाते हैं। तो कितने पठार पाए जाते हैं प्रायद्वीपीय पठार के अंदर? वैसे तो अनेकों पठार पाए जाते हैं, लेकिन जो मुख्य है वो है केंद्रीय उच्च भूमि, केंद्रीय उच्च भूमि, उच्च भूमि पठार, ठीक है। दूसरा है पूर्वी पठार। दूसरा कौन सा है? पूर्वी पठार। तीसरा है उत्तर पूर्वी पठार। तीसरा कौन सा है? उत्तर पूर्वी पठार, उत्तर पूर्वी पठार। और चौथा और लास्ट जो है वो है दक्कन का पठार, दक्कन का पठार। समझ में आई बात? यानी कि प्रायद्वीपीय पठार को पठारों का पठार भी कहते हैं। पठारों का पठार क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर अनेकों पठार पाए जाते हैं। और वो पठार कौन कौन से हैं? केंद्रीय उच्च भूमि, पूर्वी पठार, उत्तर पूर्वी पठार और दक्कन का पठार। समझ में आई बात? इसके बाद में एक पॉइंट और लिखना, इसके बाद में एक और पॉइंट लिखना, प्रायद्वीपीय पठार की बहने वाली नदियां। यहाँ पे हेडिंग डालना, प्रायद्वीपीय पठार से, प्रायद्वीपीय पठार से, पठार से होकर, पठार से होकर जाने वाली, से होकर जाने वाली नदी, जाने वाली नदी, जाने वाली नदियां। नदी। तो देखो जो नदियां हैं वो कौन कौन सी है? देखो महानदी, महानदी, ठीक है, कावेरी, कावेरी, गोदावरी, कावेरी, गोदावरी, वे कृष्णा, कृष्णा नदी, ठीक है। और है नर्मदा वे ताप्ती, नर्मदा वे ताप्ती। देखो मैंने ये अलग अलग क्यों लिखवाई है, इसमें देखना जो महानदी, कावेरी और गोदावरी और कृष्णा जो नदी है वो क्या है? प्रायद्वीपीय पठार में पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली नदियां। यानी कि पश्चिम में जो हिमालय पर्वत है, ज्यादातर जो नदियों का उद्गम जो स्थान है वो कहाँ पे होता है? हिमालय पर्वत के अंदर होता है। और जो भी वहां से क्या है, ऊंचाई वाला जो क्षेत्र है, पश्चिम का जो भाग है वो ऊंचाई वाला क्षेत्र पड़ता है, और जो पूर्व का जो बंगाल की खाड़ी वाला जो क्षेत्र है वो ऊंचाई की तरफ पड़ता है। तो ये नदी, महानदी, कावेरी, गोदावरी और कृष्णा नदी, चार ऐसी नदियां हैं जो प्रायद्वीप से निकलने वाली पश्चिम से होकर पूर्व की ओर जाती है, ठीक है। लेकिन जो नर्मदा व ताप्ती नदी है वो अपवाद, वो क्या है? अपवाद है। ये कहां से कहां तक जाती है? पूर्व से पश्चिम की ओर, यानी कि इनकी विपरीत दिशा में बहती है। ये कभी कभी पूछ लिया जाता है, ये पश्चिम से जो कृष्णा और कृष्णा, गोदावरी, कावेरी और महानदी, ये जो नदियां हैं ये कहां से? पश्चिम से, पश्चिम से पूर्व की ओर, पूर्व की ओर बहती है, ठीक है। समझ में आ जाएगा कि ये जो महानदी, कावेरी, गोदावरी और कृष्णा नदी है वो ऐसी नदियां हैं जो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। लेकिन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि प्रायद्वीपीय पठार की ऐसी नदियों के नाम बताओ जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। तो कौन कौन सी है? वो है नर्मदा व ताप्ती नदी, ये पूर्व से, ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, यानी कि ये विपरीत दिशा में बहती है, पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है। समझ में आई बात? ये याद रहेगा कि जो प्रायद्वीपीय पठार में बहने वाली नदियां कौन कौन सी है? महानदी, कावेरी, गोदावरी और कृष्णा, नर्मदा व ताप्ती नदी, ठीक है। उनमें से जो महानदी, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी जो नदियां हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये जो नदियां ये कहां पे जाके मिलती है? बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है।
और ये जो नदियां हैं, नर्मदा व ताप्ती नदी है, ये है अरब सागर में मिलती है। ये कौन से में? अरब सागर में जाकर मिल जाती है। ये क्या है? अरब अरब सागर में जाकर मिल जाती है। समझ में आई बात? इतना याद रहेगा। अब इसके बाद में लिखना, इसके बाद में अपन पढ़ने वाले हैं प्रायद्वीपीय पठार के पठारों। ठीक है, जो मैंने अभी बताया था, कौन कौन से कितने पठार थे? 4। कौन से? केंद्रीय उच्च भूमि, और भाई पूर्वी पठार, उत्तर पूर्वी पठार, और दक्कन का पठार। ठीक है, इसको भी मिटा दो। ठीक है, इसके बाद में लिखना केंद्रीय उच्च भूमि। केंद्रीय उच्च भूमि, हेडिंग डालना केंद्रीय उच्च भूमि। केंद्रीय उच्च भूमि। देखो, इसके बाद में तो थोड़ा समझाना पड़ेगा, तो हेडिंग डालना केंद्रीय उच्च भूमि। यहाँ पे हेडिंग डालना केंद्रीय उच्च भूमि। केंद्रीय उच्च भूमि। देखो, प्रायद्वीपीय पठार के जो भाग थे वो कौन कौन से थे? केंद्रीय उच्च भूमि, ये तो पहला था। ठीक है, दूसरा था पूर्वी पठार, पूर्वी पठार। तीसरा था उत्तर पूर्वी पठार, उत्तर पूर्वी पठार। और चौथा जो पॉइंट था वो था दक्कन का पठार, दक्कन का पठार। देखो, ये वाला जो क्षेत्र है राजस्थान के इधर अरावली पर्वतमाला से शुरू होकर ये यहाँ से सतपुड़ा की पहाड़ी और विंध्याचल श्रेणी वाला ये वाला जो क्षेत्र है, यह है केंद्रीय उच्च भूमि, जिसको मैं 1 से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, समझ में आई बात? उसके बाद में जो ये वाला क्षेत्र है, जो केंद्रीय उच्च भूमि से नीचे वाला जो क्षेत्र है, ये है पूर्वी पठार। ये कौन सा पठार है? पूर्वी पठार। तथा जो असम में मंजुली, ये इधर इधर की तरफ है, जो असम में, असम के अंदर ये शिमला वाला पठार जो है, ये है उत्तर पूर्वी पठार। ये कौन सा है? उत्तर पूर्वी पठार। और जो दक्षिण का भाग है, इसको दक्षिण का पठार भी कहते हैं, या ये वाला जो क्षेत्र है, ये कौन सा है? यह है दंडकारण्य का, दक्कन का पठार। इसको मैं 4 से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, समझ में आया? यानी कि जो राजस्थान से नीचे अरावली पर्वतमाला से शुरू होकर, यहाँ से अरावली पर्वतमाला शुरू हो जाती है, और ये यहाँ पे विंध्याचल श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी, मेवाड़ और मारवाड़ का पठार जो भी क्षेत्र है वो किसमें आता है? केंद्रीय उच्च भूमि के अंदर आता है। उसके बाद में जो छोटे नागपुर का पठार है और छत्तीसगढ़ बेसिन वाला जो क्षेत्र है वो किसके अंदर आता है? पूर्वी पठार के अंदर आता है। ठीक है, शिमला का जो पठार है वो किसके अंदर आता है? वो उत्तर पूर्वी पठार के अंदर आता है। और दक्कन का जो पठार है वो किसके अंदर आता है? दक्कन के पठार, दक्षिण वाला जो हिस्सा है वो किसके अंदर आता है? दक्कन के पठार के अंदर। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ एक बार। ठीक है, चलो अब देखना, अब अपने को पढ़ना है केंद्रीय उच्च भूमि। केंद्रीय उच्च भूमि। और केंद्रीय उच्च भूमि के अंदर देखो, केंद्रीय उच्च भूमि के अंदर क्या क्या आता है? देखो, पहला आता है अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला। देखो, अरावली पर्वतमाला किसके अंदर आता है? केंद्रीय उच्च भूमि का, केंद्रीय उच्च भूमि का भाग है। दूसरा है मेवाड़ का पठार, मेवाड़ का पठार। मेवाड़ का पठार भी किसके अंदर आता है? वो आता है केंद्रीय उच्च भूमि के अंदर। ठीक है, तीसरा जो है वो है मारवाड़ का पठार, मारवाड़ का पठार, का पठार। और चौथा है बुंदेलखंड का, बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार किसके अंदर आता है? केंद्रीय उच्च भूमि का भाग है। ठीक है, पांचवा जो है वो है विंध्याचल श्रेणी, विंध्यन श्रेणी। ठीक है, विंध्यन श्रेणी। और छठा और लास्ट जो है वो है सतपुड़ा की श्रेणी, सतपुड़ा की श्रेणी। समझ में आई बात? यानी कि केंद्रीय उच्च भूमि का जो भाग है उसके अंदर क्या क्या आता है? अरावली पर्वतमाला आती है,
मेवाड़ का पठार आता है, मारवाड़ का पठार आता है और बुंदेलखंड का पठार आता है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी आती है और सतपुड़ा की श्रेणी आती है। समझ में आएगा। अब इसके बाद में अपन को पढ़ना है अरावली पर्वतमाला। इसके बाद में अपन क्या पढ़ने वाले हैं, अरावली पर्वतमाला। तो हेडिंग डाल लेना अरावली पर्वतमाला। इसको क्या हो रहा है, अरावली पर्वतमाला। देखो अरावली पर्वतमाला देखो ये क्या है, एक बहुत प्राचीन जो है, बहुत प्राचीन पर्वत, ठीक है। अरावली पर्वतमाला जो है वो क्या है, बहुत ही प्राचीन पर्वत है। ये कितने वर्ष पुराना है, तो इसमें लिखना 570 मिलियन वर्ष, मिलियन वर्ष। देखो इसमें 570, 580, जो भी 70 से 80 के बीच में जो भी ऑप्शन आए, कभी पूछ लिया जाए कि जो अरावली पर्वतमाला है वो कितने वर्ष पुराना है, तो उसमें 570 से लेकर 580, किसी किसी बुक में कुछ और दिया हुआ है, किसी में 570 दिया हुआ है, जो भी अपने उसमें ऑप्शन दिया हुआ हो 570 से 580 के बीच में उसको राइट कर दें। तो जो अरावली पर्वतमाला है वो कितने वर्ष पुराना है, 570 मिलियन वर्ष पुराना है, ठीक है। इसके उत्पत्ति जो काल है, उत्पत्ति काल कौन सा है, उत्पत्ति काल, उत्पत्ति काल वो है प्री कैब्रिलियन, प्री कैब्रिलियन, ठीक है। समझ में आए, जो इसका उत्पत्ति काल है वो कौन सा है, प्री कैब्रिलियन। समझ में आएगा। इसके बाद में देखना जो अरावली पर्वतमाला है यह है एक मोड़दार अवशिष्ट, मोड़दार अवशिष्ट पर्वत। ये क्या है, अवशिष्ट पर्वत है। अरावली पर्वतमाला जो है वो क्या है, एक मोड़दार अवशिष्ट पर्वत है। समझ में आई बात, ठीक है, इतना समझ में आए। उसके बाद में लिखना, इसको मिटा दो, ये कितना है 517 मिलियन वर्ष पूर्व है, इसका उत्पत्ति काल प्री कैब्रिलियन है, ये क्या है, मोड़दार एक अवशिष्ट पर्वत है। समझ में आएगा। इसके बाद में देखना अरावली पर्वतमाला से, अरावली पर्वतमाला से लूनी नदी निकलती है, लूनी नदी निकलती है, नदी निकलती है। यानी कि कभी पूछ ले अरावली पर्वतमाला से कौन सी नदी निकलती है, तो उसमें क्या लिखना है आपको, लूनी नदी निकलती है। ये देखो इसका जो विस्तार है, यानी कि लूनी नदी कहां से कहां तक जाती है, यह है लिखना इसमें, यह का मतलब लूनी नदी, यह का मतलब लूनी नदी, लूनी नदी राजस्थान, राजस्थान के बांगर वे थार के मरुस्थल से, थार के मरुस्थल से, थार के मरुस्थल से, थार के मरुस्थल से होते हुए गुजरात के कच्छ रण में विलीन हो जाती है, कच्छ रण में विलीन हो जाती है, विलीन हो जाती है। यानी कि कभी पूछ ले लूनी नदी कहां से होते हुए कहां पर विलीन हो जाती है, तो विलीन तो होती है गुजरात के कच्छ रण के अंदर, और कहां से होते हुए कहां जाती है, राजस्थान के बांगर क्षेत्र से और थार के मरुस्थल से होते हुए गुजरात के कच्छ रण में ये क्या होता है, विलीन हो जाती है। समझ में आई बात। और अरावली पर्वतमाला की जो नदी है वो कौन सी है, लूनी नदी। तथा इसमें एक और बात याद रखना, इसको मैं बता दूं, इसमें एक और बात याद रखना कि जो लूनी नदी है, लूनी नदी की दो सहायक नदियां सुकड़ी व जवाई, दो सहायक नदियां सुकड़ी व जवाई, सुकड़ी व जवाई नदी का उद्गम स्थान भी, सुकड़ी व जवाई नदी का उद्गम भी अरावली पर्वतमाला से होता है, भी अरावली
पर्वत माला में होता है, माला में होता है। ठीक है, यानी कि लूनी नदी, सुकड़ी नदी और जवाई नदी जो निकलती है वो कहां से निकलती है? अरावली पर्वत माला से निकलती है। समझ में आएगा? अरावली पर्वत माला से निकलती है। ठीक है, समझ में आएगा? अब इसके बाद में देखना इसको मैं मिटा दूं, विभाजन, यानी कि जो अरावली पर्वतमाला है वो किस किस चीज का विभाजन करती है। देखो राजस्थान का जो ये सीमावर्ती जो क्षेत्र है, राजस्थान के अंदर यहाँ पे क्या है, ये अरावली पर्वतमाला है। ठीक है, और ये क्या है? राजस्थान है। और अरावली पर्वतमाला से इधर वाला जो ये क्षेत्र है ये क्या है? केंद्रीय उच्च भूमि। ये क्या है? केंद्रीय उच्च भूमि। समझ में आएगा? तो पहला विभाजन तो ये क्या है? संरचना का विभाजन करती है, विभाजन। और विभाजन के अंदर लिखना, विभाजन के अंदर लिखना पहला संरचना, यानी कि दो संरचनाओं को अलग करती है। और दो संरचनाओं में लिखना कि राजस्थान के बांगर, राजस्थान के बांगर, यानी कि ये वाला जो क्षेत्र है अरावली पर्वतमाला के जस्ट बगल वाला जो क्षेत्र है वो राजस्थान का बांगर क्षेत्र कहलाता है। राजस्थान के बांगर क्षेत्र को केंद्रीय उच्च भूमि को केंद्रीय उच्च भूमि से, केंद्रीय उच्च भूमि से अलग करता है, से अलग करता है। ठीक है, समझ में आई बात? यानी कि जो ये अरावली पर्वतमाला है, ये अरावली पर्वतमाला ये राजस्थान के बांगर क्षेत्र को उसकी किससे अलग करती है? केंद्रीय उच्च भूमि से अलग करती है। समझ में आई? यानी कि ये संरचना का क्या करती है? विभाजन करती है, या भूभाग का विभाजन करती है। यानी कि इधर वाला जो क्षेत्र है पूर्व वाला वो कौन सा है? राजस्थान का नहीं, पश्चिम वाला, सॉरी, ये वाला राजस्थान का क्या है? बांगर क्षेत्र है। और जो पूर्व वाला है वो भाग क्या कहलाता है इसमें? केंद्रीय उच्च भूमि। ठीक है, समझ में आई? इसके बाद में लिखना जल विभाजन, यानी कि जो अरावली पर्वतमाला है वो जल विभाजन भी करती है। जल विभाजन कैसे करती है? देखो मैंने बताया था जो यूपी बिहार, देखो यूपी बिहार और पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र है ये कौन सा था? गंगा का मैदान। गंगा का मैदान में ये वाला जो क्षेत्र है पश्चिमी जो यूपी है ये कौन सा था? ऊपरी गंगा का मैदान। ये कौन सा था? ऊपरी गंगा का मैदान। ये मध्य गंगा का मैदान और ये निम्न गंगा का मैदान। यानी कि पश्चिमी जो यूपी वाला क्षेत्र है वो क्या है? ऊपरी गंगा का मैदान। और पूर्वी पूर्वी यूपी और बिहार का, यानी कि उत्तरी जो बिहार है, यानी कि ऊपर वाला जो क्षेत्र है ये कौन सा था? मध्य गंगा का। और जो पश्चिम बंगाल वाला जो क्षेत्र है वो निम्न गंगा के अंदर आता है। ये पूरा वाला ये जो क्षेत्र है ये किसके अंदर आता है? निम्न गंगा के अंदर आता है। देखो जी, ये अरावली पर्वतमाला है, ये जो अरावली पर्वतमाला है ये क्या करती है? जो यहाँ से जो गंगा नदी के मैदान से, यानी कि जो गंगा नदी का जल आता है उसको ये राजस्थान के अंदर नहीं आने देती। यानी कि जो अरावली पर्वतमाला है उसी के वजह से गंगा के जो जल है उसको राजस्थान के अंदर प्रवाहित नहीं किया जा सकता। यानी कि गंगा के मैदान का अपवा जो क्षेत्र है, अपवा क्षेत्र को क्या होता है? पानी वाला जो क्षेत्र, ठीक है, उसको राजस्थान के अपवा क्षेत्र से अलग कर दिए। समझ में आई बात? ठीक है, समझ में आई? यानी कि गंगा के क्षेत्र से, गंगा का जो मैदानी क्षेत्र है, तो मैदानी क्षेत्र का अपवा जो क्षेत्र है उसको राजस्थान के मैदान के अपवा क्षेत्र से अलग करती है। तो इसमें लिखना राजस्थान के मैदान के अपवाह क्षेत्र को गंगा के मैदान के अपवाह क्षेत्र से अलग करती है। तो गंगा के मैदान के अपवाह क्षेत्र से अलग करती है, अपवाह क्षेत्र से अलग करती है। ठीक है, पहला ये क्या करती है? अरावली पर्वतमाला जो है वो किन दो संरचना का विभाजन करती है? राजस्थान के बांगर क्षेत्र को
केंद्रीय उच्चभूमि के क्षेत्र से अलग करती है। ठीक है, दूसरा ये जल विभाजन का कार्य करती है। जल विभाजन क्या है, राजस्थान के मैदान के आबोहवा क्षेत्र को गंगा के मैदान के आबोहवा क्षेत्र से अलग करती है। ठीक है, उसके बाद में जो अरावली पर्वतमाला है, जो अरावली पर्वतमाला है, ये जलवायु का भी विभाजन करती है। अब जलवायु का विभाजन कैसे करती है वो देखो। देखो जो यहाँ पे क्या है, बंगाल की खाड़ी, यहाँ पे क्या है, बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, जो भी मानसून आता है, जलवायु चेंज होने के बाद में जो भी वर्षा या मानसून आता है, वो यहाँ से पूर्व से हवाएं चलती है और ऐसे आता है। ठीक है, मानसून भारत के अंदर इस प्रकार क्या करता है, प्रवेश करता है। लेकिन अरावली पर्वतमाला उत्तर से दक्षिण में होने के कारण, उत्तर में दक्षिण में होने के कारण यहाँ से जो हवाएं टकराती है, इससे टकराती है और ये क्या होती है, वापिस हो जाती है। ये क्या है, वापिस चली जाती है। यानी तो इसका जो पश्चिमी जो भाग है वो शुष्क रह जाता है और इसका जो पूर्वी भाग है वो जलवायु में कैसा है, आर्द्र या निम्न हो जाता है। समझ में आई बात। अरावली पर्वतमाला उत्तर से दक्षिण की तरफ होने के कारण, ठीक है, उत्तर से दक्षिण में होने के कारण बंगाल की खाड़ी में जो मानसून आता है, ये क्या है, इसमें मानसून की जो हवाएं हैं वो टकराती है और वापिस हो जाती है। समझ में आई बात। अब देखो जलवायु का विभाजन समझ में आ गया। जलवायु, जलवायु में क्या है, अरावली पर्वतमाला का, इसमें लिखना अरावली पर्वतमाला का, अरावली पर्वतमाला का, माला का पश्चिमी, पश्चिमी भाग, पश्चिमी भाग शुष्क, पश्चिमी भाग क्या है, शुष्क होता है। यानी कि यहाँ पे वर्षा वगैरह कम होती है, इसलिए जो थार का मरुस्थल है, जो भी ये क्या नाम है, राजस्थान वाला जो क्षेत्र है, इसमें बहुत कम वर्षा होती है। उसका जो है एक इम्पोर्टेंट कारण है वो क्या है, अरावली पर्वतमाला की स्थिति, यानी कि उत्तर से दक्षिण में होने के कारण जो बंगाली खाड़ी से जो मानसून आता है, मानसूनी जो हवाएं हैं वो इससे टकराती है और वापिस हो जाती है। ठीक है, जो पूर्वी भाग है उसमें दोबारा बारिश हो जाती है। शुष्क वे पूर्वी भाग, वे पूर्वी भाग, वे पूर्वी भाग आर्द्र पाया जाता है, आर्द्र पाया जाता है। समझ में आई बात, समझ में आई। पहला ये क्या करता है, संरचना का विभाजन करता है, किन दोनों बीच में, राजस्थान के बांगर क्षेत्र के बीच में और केंद्रीय उच्चभूमि के बीच में। दूसरा फिर ये जल विभाजन का कार्य करता है, यानी कि जो गंगा नदी के मैदान है, गंगा नदी के मैदान से, गंगा नदी के मैदान के आबोहवा क्षेत्र को राजस्थान के मैदान के आबोहवा क्षेत्र से अलग करता है। यानी कि गंगा के मैदान का जो भी जल है उसको राजस्थान के क्षेत्र में नहीं आने देता है। क्यों नहीं आने देता है भाई, पहाड़ काटना पड़ेगा, पहाड़ काटना पड़ेगा, तो उसी वजह से नहीं आ पाता है। और तीसरा है जलवायु का विभाजन। जलवायु का विभाजन में क्या है, इसका जो पश्चिमी भाग है, यानी कि ये जो पश्चिमी भाग है अरावली पर्वतमाला का, ये क्या है, शुष्क है, और ये इसका जो पूर्वी भाग पाया जाता है वो क्या है, आर्द्र पाया जाता है। ठीक है, समझ में आई बात। अब देखो इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट लिखना, अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी। ठीक है, अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी। ठीक है, हेडिंग डालना अरावली पर्वतमाला की, पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च चोटी या सर्वोच्च शिखर। सर्वोच्च चोटी या सर्वोच्च शिखर कौन सा है, वो है गुरु शिखर। कौन सा है, गुरु शिखर। समझ में आएगा, गुरु शिखर। देखो गुरु शिखर एक क्या है, गुरु शिखर कहां पे है, आबू पहाड़ी पर है। कभी पूछ लिया जाए कि गुरु शिखर कहां पर है, आबू पहाड़ी पर है। आबू पहाड़ी पर क्या है, गुरु शिखर है। और अरावली पर्वतमाला की जो सर्वोच्च शिखर है वो कौन सा है, गुरु शिखर है। समझ में आएगा। इसके बाद में लिखना गुरु शिखर पर, गुरु शिखर पर जैनियों का प्रसिद्ध मंदिर, जैनियों का प्रसिद्ध जैन मंदिर, जैन मंदिर, प्रसिद्ध जैन मंदिर, प्रसिद्ध जैन मंदिर कौन सा है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर।
दिलवाड़ा का जैन मंदिर, जैन मंदिर। ठीक है, कभी पूछ ले दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो गुरु शिखर पर है। और वो कहाँ, कौन सी पहाड़ी में है? आबू पहाड़ी में। और गुरु शिखर जो है वो अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, समझ में आया? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।